हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने बायोलॉजी की आपको 6 यूनिट कंप्लीट करा दी है। ठीक है, 5 यूनिट हमारी ग्रेजुएशन की थी और 1 यूनिट हमारी है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसके अलावा केमिस्ट्री में हमारी जो यूनिट कंप्लीट हो गई है वो है मैन मेड मटेरियल और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो हमारा साइंस पोर्शन आएगा 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स में से जो 90 क्वेश्चन होंगे वो तो हमारे आएंगे बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। 10 नंबर की हमारी साइंस पेडागोजी आएगी। तो 2018 में जो हमारे पेपर्स हुए थे उसके 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2018 में हमारी कुछ 4 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले हम 2018 के पेपर कवर करेंगे, फिर हम 2021 के पेपर कवर करेंगे। तो 2018 में जो हमारा एग्जाम हुआ था, जिसकी डेट थी, एग्जाम की डेट थी 29 तारीख। ठीक है, 29 तारीख को 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले हम उनको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑगमेंटिंग द सेम टाइप ऑफ स्किल्स फ्रॉम दैट वर टू बिगिन विद इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस लर्निंग कहते हैं, एक्सपेक्टेड लर्निंग कहते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड लर्निंग कहते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन का समझने की, आंसर करने की। अच्छा, मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके आंसर तो कोई नहीं देता है, तो फिर मैं आपके आंसर्स क्यों दूँ? आपके क्वेश्चन के आंसर मैं क्यों दूँ? तो अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो इसका मीनिंग है, उस तरह के कौशल को बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करना था। ठीक है, लगातार सीखना, निरंतर सीखना, अपेक्षित शिक्षा, अप्रत्याशित शिक्षा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लगातार सीखना। ठीक है, तो जब आप सेम टाइप की स्किल्स को, जिससे आपको शुरू किया था आपने, जब आप उसमें लगातार चेंजेस लाते रहते हैं, ऑगमेंटेशन करते रहते हैं उसी प्रोसेस में, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपको पता है बाबरी मस्जिद, ठीक है, तो एक मस्जिद थी जिसको गिरा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये किस चीज़ का क्लासिक एग्जाम्पल है? कास्टिज्म का एग्जाम्पल है, रीजनलिज्म का एग्जाम्पल है, लिंग्विज्म का एग्जाम्पल है या फिर कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है? तो देखो, क्या ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि कास्ट के बेसिस पे लोग आपस में लड़ रहे थे? क्या रीजन के ऊपर लड़ाई हुई थी? कोई बोल रहा था आप नॉर्थ से हो, हम साउथ से हैं, क्या इस बेसिस पे लड़ाई हो रही थी? क्या भाषा के बेसिस पे लड़ाई हो रही थी या फिर कम्युनिटी के बेस पे लड़ाई हो रही थी? तो आपको पता है जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट था वो कास्ट पे, रीजन पे, लिंग्विज्म पे नहीं था, कम्युनिटी के बेसिस पे था। तो ये जो बाबरी मस्जिद वाला एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता बोलेंगे। ठीक है, कास्टिज्म को हम बोलते हैं जातिवाद, रीजनलिज्म को हम बोलते हैं क्षेत्रवाद। ठीक है, बाबरी मस्जिद घटना निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, क्षेत्रवाद का या फिर लिंग्विज्म का? ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल थी? सांप्रदायिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। थर्ड क्वेश्चन है, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट लेड टू विच टाइप ऑफ ग्रोथ इन इंडिविजुअल। आप जो सीख रहे हो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसमें आपकी किस टाइप की ग्रोथ हो रही है? फिजिकल ग्रोथ हो रही है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, मेंटल ग्रोथ हो रही है या फिर इकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है? सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में किस प्रकार की वृद्धि का कारण बनती है? भौतिक, शारीरिक, मानसिक या फिर पारिस्थितिक? ठीक है, तो आपको पता है जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस होता है ना हमारा, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है आपकी फिजिकल ग्रोथ, एक होती है आपकी मेंटल ग्रोथ और एक होती है आपकी सोशियो इमोशनल ग्रोथ। तो जो लर्निंग है हमारा, जो पूरा का पूरा लर्निंग वाला पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है? हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी से जुड़ा होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी से जुड़ा होता है। ठीक है, जो आपके दिमाग का विकास हो रहा है, लर्निंग से आपका क्या होता है? आपके दिमाग का विकास हो रहा होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? मानसिक विकास बोलेंगे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको सिंबल पहचानना है जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, सेकंड साइन आपको बताना है किस चीज़ का है? लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, और डिवाइड का साइन। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे साइन जो है ये यूज होते हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला साइन है वो क्या है? एक करेंसी का साइन है। अब कौन सी करेंसी का साइन है वो मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स पैडागोजी आपसे पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पैडागोजी पूछोगे। देखो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ये मैथमेटिकल पैडागोजी से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स आर मेड टू फिट इन द प्री एग्जिस्टिंग स्कूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, रेमीडियल एजुकेशन या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन?
हिंदी में से कहेंगे, जब विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्रों को पूर्व मौजूदा स्कूल संरचना में फिट करने के लिए बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा। तो यानी कि जो हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर चलते आ रहा था, पहले से जो स्ट्रक्चर चलते आ रहा था, अगर उसी स्कूल के अंदर मैं स्पेशल वाले बच्चे जिनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, स्पेशल उनकी नीड्स होती है, उन बच्चों को उसी क्लास में फिट कर दूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल एजुकेशन बोलेंगे। अगर मैं उन बच्चों को अलग से पढ़ाती तो उसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। जिन बच्चों को मदद की जरूरत होती है, जो किसी सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको जब हम क्लास देते हैं उसको हम रेमीडियल एजुकेशन बोलते हैं। ये होती है हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे हिंदी में हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जब हम अपने जो स्कूल हम नॉर्मल बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, स्पेशल वाले बच्चों को भी जब हम उसी में एक साथ उनको पढ़ा रहे हैं तो इसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है, पर प्री एग्जिस्टिंग स्कूल स्ट्रक्चर, हमने स्कूल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया। आपको पता है अगर आप स्कूल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन हम कोई बदलाव नहीं लाए जो पुराने बच्चे के लिए, जैसे कि सोचिए एक ऐसा स्कूल था जिसके अंदर लिफ्ट नहीं थी। ठीक है, मैंने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, उसमें आराम से सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, और एक बच्चा है जो हैंडीकैप्ड है, मैंने बोला कोई नहीं ऐसे ही जाएगा ये बच्चा भी। ठीक है, तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन अगर उसके लिए हमने अलग से लिफ्ट लगवाई होती तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाता? इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल होता है, जब हम उनके लिए चेंजेस लाते हैं और तब उन बच्चों को साथ में पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल डिफरेंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि इंटीग्रेटेड में क्या फ़र्क है या फिर इंक्लूसिव में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन लैंग्वेज अनलाइक दैट ऑफ एनिमल्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 लेयर्स एंड दिस टेक्निकली कॉल्ड। जो ह्यूमन की लैंग्वेज है वो 2 लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। जानवरों के विपरीत मानव भाषा 2 परतों में आयोजित की जाती है और यह तकनीकी रूप से बुलाई जाती है। सही विकल्प चुने। दोहरी आवाज, दोहरी अभिव्यक्ति, स्तरित अभिव्यक्ति, एकल आवाज। तो देखो, सिंगल साउंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 लेयर्स की बात हो रही है। लेयर्ड आर्टिकुलेशन भी नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डबल आर्टिकुलेशन है, दोहरी अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, डबल आर्टिकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडर्स लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड आइडियाज विदाउट रिलेटिंग टू ए प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस, विच ऑफ द रीडिंग मॉडल डज दिस डिफाइन? इंटरैक्टिव, टॉप डाउन, बॉटम अप, लेटरल। पाठक पाठ और विचारों के संगठन को उनके पूर्व ज्ञान या अनुभव से संबंधित किए बिना देखता है, जो पढ़ने वाले मॉडलों में से परिभाषित करता है। इंटरैक्टिव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या फिर पार्श्व। तो आपको पता है इंटरैक्टिव का मतलब होता है जब मैं आपको है ना अपना कोई, मैंने एक क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए सोचे, जैसे इसी क्लास को इंटरैक्टिव कराने के लिए मैंने है ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने शुरू कर दिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, आपसे आपकी स्टोरी जानने की कोशिश की, तो ये मैंने कैसी क्लास बनाई? इंटरैक्टिव क्लास बनाई। तो इंटरैक्टिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टॉप डाउन में क्या होता है? टॉप डाउन में होता है आप है ना पहले से आपको है ना बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, वर्ड्स को उसके बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको प्रायर नॉलेज है, तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन। इसका अपोजिट होता है हमारे बॉटम अप अप्रोच में। इसमें हम क्या करते हैं? सीधा का सीधा जो वर्ड हमें दिख रहा है अपनी प्रायर नॉलेज के बिना उसको हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, उसको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप। और लेटरल के अंदर क्या होता है? जब आप है ना आपने कोई सोर्स को पढ़ा, उसको वेरीफाई करने के लिए अगर आप डिफरेंट साइटेशंस एंड ऑथर्स को वेरीफाई कर रहे हो, उनके कहीं भी बातों को कई जगह से कई मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको है ना बाकी अप्रोच भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बॉटम अप पूछा है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पूछे कि अगर आप प्रायर नॉलेज के बेसिस पे किसी चीज़ को रीड कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा टॉप डाउन। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या होता है? इंटरैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बॉटम अप, नीचे से ऊपर। नेक्स्ट है सेल्फ इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टीचर इवेल्युएटेड बाय द एकेडमिक इंचार्ज, टीचर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज हर कॉम्पिटेंसी ऑफ आर्ट इवेल्युएशन, टीचर रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कला शिक्षा में स्वयं मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसको संबोधित करता है? अकादमिक प्रभारी द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शिक्षक कला मूल्यांकन की अपनी योग्यता पर प्रतिबिंबित करते हैं, शिक्षक द्वारा छात्र के प्रदर्शन का प्रत्युत्तर देते हैं। देखो,
सेल्फ इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, जैसे आप भी जब कभी पढ़ रहे हैं और मैं आपको बोलूँगी अपने आप को ना सेल्फ इवैल्यूएट करो, खुद से पूछो कि मैंने ये तो बोला मैम को कि मैम आपने इतने वीडियोस अपलोड नहीं किए, क्या मैंने जितने वीडियोस मैम ने अपलोड कर दिए क्या मैंने वो सारे देख लिए? तो इसको आप क्या बोलोगे? सेल्फ इवैल्यूएशन। जब आप खुद का इवैल्यूएशन है ना खुद करते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इस केस में जो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है वो क्या है? जब टीचर है ना खुद पे रिफ्लेक्ट करती है, खुद की कॉम्पिटेंसी को जब वो जानने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करता है, ठीक है, तो जब वो टीचर अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद को देख रहा है कि मैं क्या, मेरी इवैल्यूएट करने की कॉम्पिटेंसी अच्छी है क्या, मैं टीचर आर्ट का टीचर बनने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए क्या वो मेरे अंदर है? जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो तो इसको क्या कहते हैं? हम सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं। जब हम खुद का इवैल्यूएशन खुद करते हैं ना, खुद से वो हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं जो दूसरे जब हमें पूछते हैं तो हम उसका कोई भी बहाना बना देते हैं, लेकिन जब आप खुद से सच्चाई पूछोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे ना, खुद से तो झूठ नहीं बोलते हो ना, ठीक है। टीचर को, पेरेंट्स को, किसी और को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन आप अपने आप से जब आप बोलोगे कि अच्छा मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो आप बोलोगे दूसरे से, तो आप ऐसा बोल सकते हो अरे बहुत चीटिंग हो गई, एग्जाम बहुत हार्ड आया था। लेकिन अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट करोगे ना तो आप सोचोगे यार मैंने ही पढ़ाई कम की थी, मैंने है ना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, मैंने ये टॉपिक को इग्नोर कर दिया था, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने उस बुक को सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है, मैंने उस एडवाइस को फॉलो नहीं किया था। तो ये क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो जब आप खुद अपनी ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, खुद के बारे में खुद सोचते हो, अपनी गलतियों को एनालाइज करते हो, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन बुलाते हैं। नेक्स्ट है टीचर प्रिपेयर फॉर द लेसन with variety of resources and strategy but with no particular learner in mind. Which of the classroom does this describe? Integrated classroom, inclusive classroom, common classroom, vocational classroom. तो टीचर ने है ना एक बहुत अच्छा लेसन प्लान बनाया, उसने मल्टीपल सोर्स और स्ट्रैटेजीज भी यूज़ किए, बट उसने है ना वो लेसन बनाते हुए किसी पर्टिकुलर लर्नर को अपने दिमाग में नहीं रखा है, किसी पर्टिकुलर लर्नर की नीड को अपने दिमाग में रखा है। तो ऐसा हम किस में नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड में आप करते हो क्योंकि वहाँ पे स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव में तो आप और ज़्यादा करते हो क्योंकि वहाँ तो आपके दिमाग में हर एक बच्चा होता है, हर एक बच्चे की आप नीड्स का ध्यान रखने की कोशिश करते हो इंक्लूसिव में। वोकेशनल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जब आप किसी को सिखा रहे हो जिसमें आप है ना ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, जिसके बेसिस पे उसे कल जॉब मिल पाए, वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। जब हम उन स्किल्स की बात करते हैं तो हम वोकेशनल क्लासरूम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे जो कॉमन क्लासरूम होता है ना उसमें हम ऐसा करते हैं कि हम है ना सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई हमने, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अच्छा उस बच्चे को ना थोड़ा स्लो समझ आता है तो मैं अपनी स्पीड कम करूँगी। ऐसा जब आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कॉमन क्लासरूम की बात कर रहे हो, ठीक है, सामान्य क्लासरूम की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड से भी ज़्यादा मेहनत है ना इंक्लूसिव में लगती है, क्योंकि इंक्लूसिव में ना हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रखा जाता है। उस बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है जो बहुत फास्ट लर्नर है, उस बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है जो बहुत ही स्लो लर्नर है, उस बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है जिसको दिखाई नहीं देता है, उस बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है जिसको एकदम फिट सब कुछ दिखाई देता है, जो बहुत ही क्विकली लर्न कर पाता है, ठीक है। तो सबसे मुश्किल होता है इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में सोचना, उनके लेसन प्लान बनाना, ठीक है। और आजकल हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पेडागोजी से ज़्यादा उन्होंने साइंस से पूछा है आपसे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का सबसे सिग्निफिकेंट और की फैक्टर क्या है? एनर्जी फ्लो, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स, सॉइल। तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? देखो ऑटोट्रॉफ्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा की फैक्टर पूछ लिया, सिग्निफिकेंट फैक्टर पूछ लिया, तो वो क्या है? हमारा एनर्जी फ्लो। अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेगी तो आपका इकोसिस्टम जो है वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। हिंदी में से कहेंगे हम, पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य और महत्वपूर्ण कारक क्या है? मिट्टी, स्वयं पोषक पौधे या फिर ऊर्जा प्रवाह? तो जो ऊर्जा प्रवाह है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि पेडागोजी की क्लासेस आ रही है तो आपकी जो ग्रेजुएशन की यूनिट्स है वो नहीं आएंगी, ठीक है, वो भी आएंगी। थोड़े से पेशेंस रखा कीजिए बस, ठीक है, सब कुछ आएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।